नमस्कार दोस्तों। आज आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने जैसा कि आपको वादा किया था कि हम जो एस्टेट जो एग्जाम है हमारा 7 और 8 दिसंबर को, उसके लिए हम आपको रिवीजन बैच प्रोवाइड कराएंगे। आज टीजीटी एसएस के लिए जो हमारी क्लास है, पहली क्लास रहेगी। उसमें हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो पॉलिटी के सेक्शन से करेंगे। ये क्लास रेलिवेंट रहेगी सीटेट के लिए भी, जो एसएस का पेपर होता है। हमने ये क्लास इस तरह से डिजाइन करी है कि इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी। मतलब ये कि जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो पीपीटी इंग्लिश में पढ़ सकता है, मतलब दूसरा ये हिंदी में जो पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ सकता है। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे इस टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हम वहां से थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। रही बात जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन के बीच में आने की संभावना होती है पॉलिटी में। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं आती, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। वो आज मैं आपको दिखाऊं भी लास्ट में, या फिर कल दिखा दूंगा जो वीडियो होगी हमारी कल। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि किस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल को हमें छोड़ना है और किसको टच करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन हमने उसको एक स्टेप ऊपर करके पढ़ाया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको वो चीजें पहले से पता हो। अगर कोई मान लो कि कोई बाउंसर क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बना है, एमएन रॉय नाम के एक व्यक्ति थे। मैं लिख भी देता हूं, एमएन रॉय, जिसने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था इंडिया में। उसके बाद चीजें डेवलप होती गई और कांग्रेस में भी ये आइडिया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हमारी उस समय की, उसमें भी आइडिया उभर के उठा और 1935 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड चलती गई। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे जब 1947 का समय आया तो प्रॉपरली डिमांड हो शुरू हो गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ठीक है। यह था सारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन पहले ही आ जाता है हिस्ट्री और पॉलिटी का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेसिस पर इंडिया में आया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किस बेसिस पर आई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखना। एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगस्त ऑफर। यहां से अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि हम भारत को संविधान दे देंगे, लेकिन कब दे देंगे वो सारा नहीं था। इस अगस्त ऑफर में यह भी कहा गांधी जी ने कि ये तो एक ब्लैंक चेक है, पता नहीं कब भरा जाएगा। ठीक है। ये सारा मैंने आपको बताया है। आप, मैं जितना बता रहा हूं आप उतना ही याद कर लो। आपका जो एसएस का जो पेपर है वो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि आप 45 से 50 नंबर आराम से ले सकते हो। ठीक है। अगली स्लाइड में आते हैं। अब आगे बात ये आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है उसमें कितने मेंबर थे, कितने मेंबर थे कि जो संविधान बनाने के लिए तैयार थे, और कैसे कैसे वो प्रतिनिधि थे और कहां कहां से वो आए थे। ठीक है। अब सुनो, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो इतने मेंबर थे, जब मतलब पाकिस्तान से बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है। और जब 1947 में भारत बंटवारे से बाद ये मेंबर 299 रह गए थे। ये सब ये दिखाता है कि कैसे कैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोकेशन है, एरिया वाइज पीपल्स है, यानी 10 लाख पर एक आदमी होता है, वो कैसे कैसे बदली पाकिस्तान के जाने के बाद, पाकिस्तान के टूटने के बाद। ठीक है। अब इस सारे का जिम्मेदारी किसको दी गई? वो दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत, जिसमें 7 मेंबर थे। वो पढ़ाऊंगा हम आपको आगे आगे, लेकिन हमें वो चीजें समझनी है कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कहां से हम क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। इस पूरी स्लाइड में यही लिखा है। और एक बात ये आ गई कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए। ये बात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 तारीख को दिया था, 13 दिसंबर को 1946 में। उस सभा में यह रखा गया कि हम ऐसा ऐसा संविधान रखेंगे। ठीक है।
जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले चुका था इंडिया में, प्रेम्बल जिसको बोला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को, कॉन्स्टिट्यूशन को आने में 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इतना लंबा समय लग चुका था कि हमें हमारा संविधान मिलने में। आगे की स्लाइड में है। अब मैंने आपको बताया कि जो ये जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूपण समिति, जो उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद अलग अलग समितियां बनी, किसी को कुछ दिया गया कि आप इसको हैंडल करो, आप इसको हैंडल करो। उस पूरे प्रोसेस में कुछ कमेटीज हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो, एस्टेट में आएंगी, अगर आएंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, अगर वो बाउंसर क्वेश्चन के रूप में आता है तो आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो कमेटी बता रहा हूं आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति। एक मैं आपको वो बता देता हूं, जिसके आगे यूनियन लिखा होगा उस सारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन होंगे। जिसके आगे स्टेट्स लिखा होगा, जिसके आगे स्टेट लिखा होगा, उसमें जवाहरलाल नेहरू तो होंगे, लेकिन जहां प्रोविंशियल होगा वहां सरदार पटेल जी मेंबर होंगे, उसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, अब एक कमेटी है रूल ऑफ प्रोसीजर, कि कैसे कैसे संविधान में हमारी चीजें चलेंगी, कैसे कैसे देश आगे बढ़ेगा, उसका रूल ऑफ प्रोसीजर। वहां जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। ठीक है, ये 4-5 की कमेटी है, आप इनको याद रखो। आपका एग्जाम में जो नंबर हैं, जो बाउंसर क्वेश्चन है, वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा डाटा एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला है, कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हमारे संविधान के जो औरों से हमें अलग बनाते हैं। वो सारे फीचर्स हम यहां पढ़ लेंगे। पहला है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्ल्ड का। ऐसा क्यों है भाई, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये है भारत, इस पूरे भारत का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? क्योंकि यहां डाइवर्सिटी भी अलग है, स्टेट वाइज कॉम्बिनेशन अलग है, रिलीजन अलग है। इतना बड़ा देश और सब पूरे देश का एक संविधान, इस वजह से लेंथीएस्ट है, हर चीज को इंक्लूड कर रखा है। आज मॉडर्न डे के हिसाब से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना रखा है। आज लगभग 75 से 78 साल हो चुके हैं हम आजाद हुए। आज भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि हम उसको पूरे तरीके से बदलाव कर दे। इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो लेंथीएस्ट है। ठीक है, अगला है, दूसरा जो स्पेशल फीचर है वो है सोवरन। आप वर्ड का मतलब समझ लो, क्योंकि ये वर्ड के ऊपर आगे जब इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा चैप्टर आएगा, मैं वहां भी आएंगे वर्ड। लेकिन आप अगर इन वर्ड को यही समझ लोगे तो आपकी जो क्लियरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सोवरन, सोवरन का मतलब होता है कि हम किसी पे निर्भर नहीं है, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करता, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम रिपब्लिक हैं। ठीक है, ये अगला सोशलिस्ट, यानी सरकार सबको बांट कर देगी, यानी जो कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में है वो सरकार की है, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है कि वो हर लोगों तक पहुंची जाए, हर किसी के पास पैसा हो, हर किसी के पास रोटी हो, वो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला सेकुलर, हम कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करते, यानी ना तो हम ये बोलते कि हम हिंदू को बढ़ावा देंगे, ना ये बोलते कि हम मुस्लिम को बढ़ावा देंगे। ठीक है, ना हम बोलते क्रिश्चियन को बढ़ावा देंगे, ना सिख को बढ़ावा देंगे। जिसका जो मन है वो फॉलो करो, और अपने स्टेट को और रिलीजन को दोनों को अलग कर रखा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम स्टेट माना जाता है, क्योंकि उसने मुस्लिम जो धर्म है उसको अडॉप्ट कर लिया कि हम हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही मुस्लिम धर्म को चलाएंगे। ठीक है, अब अगला है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है, अपना सपना सबका अधिकार है। ठीक है, डेमोक्रेसी के रूप आएंगे आगे आगे, ऑटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, वो सारे मैं बताऊंगा। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है
ठीक है, वो तो इलेक्टेड नहीं है, नहीं भाई वो इलेक्टेड होता है। वो कैसे इलेक्ट होता है वो मैं आपको आज बताता हूं यहां। ठीक है, जो हमारे एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे अभी, तो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे जो मई में, वो सारे वोट डालेंगे। एमएलए वो हमारे वोट डालेंगे। लेकिन कौन से मेंबर्स, जो सारे जनता के द्वारा इलेक्टेड होकर जाएंगे, वो सारे यहां वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसलिए बोला जाता है कि ये इलेक्टेड है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एक किस्म से। ठीक है, सबकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, लेकिन एमपी के वोट की वैल्यू एक होती है। ये मैंने आपको पूरी पांचों टर्म बता दी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन में इनमें से कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया। ठीक है, सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेकुलर ऐड किया गया, और एक इंटीग्रिटी एक ये वर्ड ऐड गया। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यहां भी, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका सीरियल वाइज पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में, पेपर में। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा वर्ड पहले है। संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इसका आगे पीछे वो करके पूछ लेते हैं, आपको वो भी रूप याद करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे देश में कानून बनाने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दूसरी कौन सी होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो यूएस में है। मैं आगे वो भी बताऊंगा हमने ये चीजें कहां से ली हैं, लेकिन आप यहां समझ लो कि ये यूएस ने ली गई है। अब आप मतलब समझाता हूं मैं कैसे कैसे डिफरेंस क्या होता है प्रेसिडेंट्स में और पार्लियामेंट में। यहां सब कुछ प्रेसिडेंट होता है, यानी हर पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। यहां जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ठीक है, यहां इसके पास पावर होती है। ठीक है, दूसरा और क्या डिफरेंस है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है, उनका एक हाउस होता है। मतलब एक के पास जो लॉ है वो पास हुआ, उसके बाद दूसरे के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मतलब कैसे, लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास हुआ तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि आप इसको साइन कर दो जिससे ये कानून का रूप ले ले। समझ में आ गई। अगला स्पेशल फीचर क्या है, ये सारे वर्ड पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में, एसएस में। फेडरल स्ट्रक्चर विद इन द यूनिटरी बाइस। अब आप मैं इसका मोटा मोटा सा मतलब बता देता हूं। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पावर का बटा होना, आधी पावर तेरे पास, आधी पावर मेरे पास। यानी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये वर्ड तो आप समझ गए, संघीय ढांचा, लेकिन केंद्र सरकार आपके पास ज्यादा पावर कैसे होती है। कुछ ऐसे रूप होते हैं जहां सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। वो कब होता है, इमरजेंसी। ठीक है, एक प्रेसिडेंट रूल। अब मान लो हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ है, अगर कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी में नहीं आती, यानी जैसे कांग्रेस है उसको भी 40 सीट और बीजेपी को 40 सीट, ठीक है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आए तो वहां क्या होता है, वहां प्रेसिडेंट रूल लगने की संभावना हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इस वजह से फेडरल स्ट्रक्चर विद इन द यूनिटरी बाइस, इसको इसलिए बोला गया है कि कुछ कंडीशंस में जो पावर है वो अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है। आगे है, अब कुछ ऐसे रूप जो हमारे स्पेशल फीचर में आते हैं। अब समझो आप, फंडामेंटल राइट, संविधान में कुछ राइट दिए गए हैं जो ये बताता है कि सरकार को आपके लिए, लोगों के लिए काम करने पड़ेंगे।
लोगों के पास अधिकार हैं, ठीक है। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। 44वें संविधान संशोधन के से पहले 1978 जो 1978 में आया था, उससे पहले हमारे पास 7 हुआ करते थे। लेकिन प्रॉपर्टी का राइट वो यहां से हटाकर आर्टिकल 300A यहां पर जोड़ दिया गया, जो आज के दिन एक लीगल राइट है। लीगल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब एट प्रेजेंट कितने हैं? 6, इतना ही आता है। बाकी मैं बताऊंगा फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। कुछ पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अगला, इसके बाद है मौलिक ड्यूटी, कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जब सवर्ण सिंह कमेटी आई, सवर्ण सिंह कमेटी 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1975, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। यहां क्या कहा गया कि संविधान ने कुछ राइट तो दे दिए लोगों को, लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं सरकार के प्रति कि वो काम करें, कुछ ऐसे काम करें जो उनके कर्तव्य के, जो डेली रूटीन के काम में आए। ये सारे कर्तव्य जो एनसीईआरटी की बुक होती है वहां लिखे होते हैं, ठीक है। कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन। एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार उसके मां बाप देंगे, कब से कब तक? 6 से 14 तक, ठीक है। ये चीज समझनी पड़ेगी। ये सारे मैंने फंडामेंटल राइट और ड्यूटी आपको बताई है। अगला जो मेन फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वो तत्व हैं जो गवर्नमेंट को समय के अनुसार लोगों को सुविधा प्राप्त करवाने के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे आज के दिन जो चला हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड में अप्लाई करा है, हिमाचल प्रदेश भी सोच रहा है कि हम उसको अप्लाई कर दें, गोवा ने पहले से अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब आर्टिकल 40 है पंचायत। जब संविधान बना वहां पंचायत, ये नहीं था कि पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, अभी पंचायत बनाओ। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल था कि आप जैसे आप डेवलप हो जाओ, जैसे आपको आपकी जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो अच्छी हो जाएं, आप देश में ग्राउंड लेवल पर पंचायत बना देना। इस वजह से जो 73वां संविधान संशोधन है, 73 और 74वां संविधान संशोधन 73, 74, 1991 एंड 92, ठीक है, यहां आकर आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को लागू किया। इस वजह से था वो, ठीक है। सेकुलरिज्म मैंने आपको पीछे बता दिया कि कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हम। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब 2 प्रकार की जुडिशरी होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी सरकार और जुडिशरी का बीच में कोई संबंध नहीं है, ये तो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दूसरा एक होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी लोअर कोर्ट और सबसे ऊपर वाली कोर्ट आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आती है सुप्रीम कोर्ट। ये सारी इंटरकनेक्टेड है, यानी इसका कोई लॉ पास हुआ तो यहां चल सकता है। ये सारी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला गया है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने आपको बता दिया। अब आ गया सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? पूरे देश में एक नागरिकता। एक नागरिकता, अब बोलोगे कि और जगह भी तो ये होता होगा, नहीं। जैसे यूएस में 2 नागरिकताएं हैं। अब फ्लोरिडा एक स्टेट है, ठीक है, उसकी अलग है नागरिकता और पूरे यूएसए की नागरिकता अलग है। 2 नागरिकता है, यानी स्टेट लेवल पर अलग नागरिकता है और सेंट्रल लेवल पर अलग नागरिकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है,
हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर सबकी एक नागरिकता, यानी वो इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला है अमेंडेबिलिटी, यानी आप संविधान को संशोधन कर सकते हो। ये एक आर्टिकल 368 के तहत आता है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान पर लिख रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आज की जरूरत तो मैंने पूरी कर दी है, लेकिन अगर समय के अनुसार कुछ डेवलपमेंट होती है तो हमें एक ऐसा चांस भी छोड़ना चाहिए जहां हम संविधान को बदली कर सके, यानी थोड़ा तोड़ मरोड़ सकते। ठीक है, इसलिए यह आर्टिकल ऐड किया गया। अब एक पेज ऐसा आता है यहां कि आप कुछ भी बदलाव कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब केशवानंदी भारती केस आया, केशवानंदी भारती केस आया 1973 में आया था। यह किसके खिलाफ था? स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या कहा गया कि आप जो मूल ढांचा है ना संविधान का, मूल ढांचा, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जो बेसिक चीज है उसको बदलाव में नहीं ला सकते, बेसिक तो आपको वही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अमेंडेबिलिटी, और मैंने आपको पूरा ये बता दिया है। अगला जो पोर्शन है